हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज का डिस्कशन है उसको कंटिन्यू करेंगे। पार्ट वन हम ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें हमने 1 to 9 तक क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं और अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 to 18। सो रेडी एवरीवन? So welcome to the Torque Institute. I am Anu Gupta and I will be teaching you class 9 force and laws of motion का आज हम पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 9 पे जिसमें डिस्कशन होने वाला है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का। और ये रहा हमारा अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10। इससे पहले जरूर पार्ट 1 को देखिए क्योंकि उसमें हमने 1 to 9 क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं सवाल क्या है, आइए। Using a horizontal force of 200 Newton, we intend to move a wooden cabinet across the floor at a constant velocity. उसने कहा आप चाहते हैं कि एक बॉडी जो है, ठीक है ना, वो कैसे मूव करती रहे, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती रहे। सो वी कैन टेक दिस एग्जांपल हियर कि मान लो ये हमारा वुडन कैबिनेट है, ठीक है, एंड व्हाट डू वी वांट कि हम इस पे ना 200 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं एंड 200 न्यूटन फोर्स लगाने के बाद हम चाहते हैं कि ये ना सेम स्पीड से चलती रहे विद कांस्टेंट वेलोसिटी। देखो बेटा, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। और अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर हम कह रहे हैं एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब वी आर सेइंग दैट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी जीरो। तो अगर हमने 200 न्यूटन इस साइड से लगाया है और आप चाहते हो कि बॉडी सेम वेलोसिटी से चलती रहे, सो इन दैट केस नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स जीरो का मतलब द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी जीरो, राइट। तो जितना फोर्स हम इधर लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में 200 न्यूटन, उतना ही फोर्स पीछे लगाना होना चाहिए, बॉडी पे पीछे लगना चाहिए। और जब मोशन के अपोजिट जो फोर्स लगता है उसको क्या बुलाते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स, राइट। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 200 न्यूटन लगेगा जो कि हमारा फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल होगा। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगना चाहिए, 200 न्यूटन के इक्वल। दिस विल बी द आंसर, गॉट इट। ना ही उससे कम ना ही उससे ज्यादा, एग्जैक्टली इक्वल, ताकि नेट फोर्स जीरो हो सके, एक्सेलरेशन जीरो हो सके और कांस्टेंट वेलोसिटी रह सके, राइट। समझ में आया? अच्छा सवाल था। तो ये हमारा थ्योरी बेस्ड कंसेप्ट और कंसेप्चुअल क्वेश्चन हम कह सकते हैं था। बढ़े आगे, चल। तो ये दिस इज द वे यू कैन राइट द आंसर इन द एग्जाम। तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। और आप लोग को पता ही है कि इसके सभी नोट्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी ले सकते हैं, ठीक है। चल, इससे क्या बोला, two objects each of mass 1.5 kg are moving in the same straight line but in opposite directions. So we can take this example. Something like this. इसका भी मास 1.5 kg है और इसका भी 1.5 kg है, ऐसा दिया हुआ है। Are moving in the same straight line but in opposite directions, like this. The velocity of each object is 2.5 मीटर पर सेकेंड बिफोर द कोलिजन। अब ये कह रहे हैं कि ये बॉडीज चलते चलते टकरा जाएंगी और टकराने से पहले जो इनकी वेलोसिटी है वो कितनी है, 2.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब हुआ क्या, टकराने के बाद वो एक दूसरे से स्टिक हो गई, चिपक गई, ठीक है ना, चिपक गई। देन व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन, ठीक है ना। तो अब हम क्या मान सकते हैं कि मान लो टकराने के बाद ये दो बॉडी सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, तो वो पूछ रहे हैं कितनी वेलोसिटी होगी। क्वेश्चन समझ में आया? कौन से टॉपिक से सवाल है बताइए। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। वेरी गुड। क्योंकि हम यहां देख सकते हैं कोई बाहर से फोर्स नहीं लगा, कोई नेट आगे से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो ओनली। सो दैट मींस द कंडीशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम विल होल्ड। यानी कि हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला लगा के फिर फाइंड आउट करेंगे कि दोनों बॉडीज जब एक दूसरे से स्टिक हो जाएंगे टकराने के बाद तो कितनी वेलोसिटी से चलेंगे। सो नाउ डू यू रिमेंबर कि मैंने आपको क्या बताया था, जब भी ऐसे सवाल आएंगे हमको करना क्या है, वी आर जस्ट गोइंग टू राइट डाउन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन।
Yes, using conservation of momentum. m1 u1 plus m2 u2 equals to m1 v1 plus m2 v2 हो जाएगा, राइट अब मासेस की वैल्यू क्या दी गई है, देखिए बेटा 1.5 और इसकी वेलोसिटी कितनी है 2.5, तो हम यहाँ लिख सकते हैं दिस इज 1.5 इंटू 2.5 प्लस उसी तरह से दूसरे वाले के लिए भी 1.5 इंटू 2.5, बट हम यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे कि वेलोसिटी क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, तो इट शुड बी इन माइनस, यस इट शुड बी इन माइनस। नाउ हमने क्या बोला था, जब दोनों के ही वेलोसिटी सेम हो जाएगी तो आप v कॉमन ले सकते हो, सो यू कैन टेक लाइक दिस 1.5 प्लस 1.5 इंटू v, राइट। अच्छा अगर आप ध्यान से देखो बेटा 1.5 इंटू 2.5 है ना, ये तो प्लस में है, क्या ये माइनस में नहीं आएगा, देखो ध्यान से 1.5 इंटू 2.5 माइनस 1.5 इंटू 2.5, क्या ये ऐसा हो जाएगा, और क्या ये 3v के इक्वल हो जाएगा, ध्यान से देखिए, यस, सो दैट मीन्स ये इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, जीरो, जीरो, इसका मतलब वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। सो नाउ वी कैन से दैट बॉडीज टकराने के बाद रुक जाएंगे, ध्यान रखना ये बात, मतलब इट्स समथिंग व्हिच वी कैन कंक्लूड आल्सो कि जब दो बॉडीज जिनका सेम मास होता है, सेम वेलोसिटी से मूव करती हैं, तो जैसे ही वो टकराती हैं, जब वो स्टिक टुगेदर होती है तो वो रुक जाती है, ठीक है, वो रुक जाती है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। यू अंडरस्टूड दिस, देख लो, ओके, इज इट क्लियर, ठीक है, चलिए चलिए बच्चों देखते हैं अपना नेक्स्ट सवाल क्या है, क्वेश्चन नेक्स्ट, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से दिया गया है, सो डेफिनेटली कंसेप्चुअल क्वेश्चन होगा, न्यूमेरिकल तो नहीं है। क्या लिखा है, according to the third law of motion when we push an object the object pushes back on us with an equal and opposite force, तो जैसा हम जानते हैं कि थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम जितना फोर्स एक बॉडी पे लगाते हैं दूसरी बॉडी भी हम पे उतना ही फोर्स लगाती है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, यस। तो उसने बोला इफ द ऑब्जेक्ट इज अ मैसिव ट्रक पार्क्ड अलोंग द रोड साइड, तो उसने बोला कि मान लो यहाँ पे हमारा एक बड़ा सा ट्रक है ना, पार्क हुआ है, ऐसे मान लो, ठीक है ना, इट विल प्रोबेबली नॉट मूव, ऑब्वियसली नहीं मूव करेगा क्योंकि वो तो रेस्ट में है ना। अ स्टूडेंट जस्टिफाइज दिस बाय आंसर answering that the two opposite and equal forces cancel each other, okay, comment on this logic and explain why the truck does not move। ध्यान से देखिए, अब वो ये कह रहे हैं कि अगर हम इस ट्रक को मूव करते हैं ना, जो कि कैसा है रेस्ट पे, तो उस केस में क्या हुआ ना, ट्रक इसलिए मूव नहीं किया, उसका क्या कहना है, उसका ये कहना है कि ट्रक ने इसलिए मूव नहीं किया क्योंकि जब हमने उस पर फोर्स लगाया ना, उसने भी हम पे फोर्स लगा दिया, और बैलेंस फोर्स होने की वजह से ट्रक ने मूव नहीं किया, बट दिस इज समथिंग इनकरेक्ट, है ना, ध्यान से सुनिए, जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, यानी कि देखो अगर हम यहाँ पे ना ट्रक पे फोर्स लगाएंगे ना, कुछ ऐसे मान लो इस पे हमने ऐसे फोर्स लगाया, ठीक है ना, तो जब आपने ट्रक पे फोर्स लगाया ना, तो ये जो फोर्स आपने लगाया है वो सफिशिएंट नहीं है, वो फोर्स सफिशिएंट नहीं है ट्रक को मूव कराने के लिए, क्योंकि ट्रक तो बहुत ह्यूज है, बहुत बड़ा है, उसको मूव कराने के लिए आपको अच्छा खासा फोर्स चाहिए, इवन दो यू विल पुश इट इट विल नॉट मूव, ठीक है ना। अब जितना फोर्स हमने ट्रक पे लगाया, ट्रक ने भी हम पे उतना ही फोर्स लगाया, बट यस नाउ दिस फोर्स कैन बी सफिशिएंट कि जिस वजह से हमको चोट लग सकती है या फिर हम मूव कर सकते हैं, बट हाँ ट्रक को मूव कराने के लिए यू नीड वेरी बिग फोर्स, इसलिए वो मूव नहीं किया, मतलब ये कहना गलत होगा कि एक दूसरे ने जो फोर्सेस है उन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया और नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस इज जीरो, दैट्स इनकरेक्ट, समझ गए, मतलब क्या कह रहे हैं, ट्रक पे फोर्स तो लगा है, ट्रक पे फोर्स तो लगा है, कैंसिल नहीं हुआ है, नेट फोर्स जीरो नहीं हुआ है, ट्रक पे फोर्स तो लगा है, लेकिन वो फोर्स सफिशिएंट नहीं था ट्रक को मूव कराने के लिए, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लिखना चाहें तो इस तरह से आंसर लिख सकते हैं, देखिए क्या सही है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, समझ में आ गया ये। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, अ हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड, सो हमारे पास एक हॉकी बॉल है, कितना मास दिया गया है 200 ग्राम, 200 ग्राम
traveling at 10 meter per second. So I'm taking this as initial speed as 10 meter per second is struck by a hockey stick so as to return it along its original path with a velocity of 5 meter per second. अब ऐसे मान लेते हैं जैसे यहाँ पे ना मैंने एक वॉल टाइप कंसीडर कर लिया, कुछ भी मतलब इस तरह से आपकी ये बॉल आके टकराएगी विद इनिशियल वेलोसिटी 10, ठीक है, आते हुए वेलोसिटी कितनी है 10 और टकरा के जब वापस जाएगी फाइनल वेलोसिटी तब है 5, टकराने के बाद सेम ऐसे निकल गई। ऐसे क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं, है ना, मैंने करवाए थे ना, वेरी गुड। अब पूछना है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बताना है इन दिस पर्टिकुलर केस। यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन? तो देखिए आपसे पूछ रहे हैं चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, वो क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल, राइट, यानी कि mv माइनस mu। अब ध्यान से देखेंगे अगर तो मास इज गिवन इन ग्राम विच इज 200 ग्राम, तो एक काम करते हैं इसको चेंज करते हैं इन केजी बाय डिवाइड विद 1000, तो ये कितना हो गया 0.2 kg। यस, और देखिए देखिए बेटा अगर U10 लिया है आपने प्लस, तो ये वाला क्या लेना पड़ेगा माइनस। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट कि अगर आपने वो वाला डायरेक्शन प्लस लिया है तो इस डायरेक्शन को माइनस लेना पड़ेगा, तो ये हो गया आपका 0.2 कॉमन v माइनस u लिख सकते हैं, राइट, कॉमन ले लिया हमने m को। अब फाइनल वेलोसिटी कितनी बताई गई थी -5 और इनिशियल कितनी बताई गई थी 10, तो ये हो गया 0.2 इंटू -15। यस, ये देखो डेसिमल को हटाओगे तो नीचे 0 आ जाएगा, 2 5 10, ये कितने से कटेगा 3 से, सो दिस आंसर विल बी -3 kg मीटर पर सेकेंड। ओके, तो -3 क्या बताता है कि चेंज इन मोमेंटम इस डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट साइड होगा। अब ध्यान से सुनिए, हो सकता है कई जगहों पे आपको आंसर +3 दिखाई दे, तो जहां +3 दिखाई देगा इसका मतलब दे मस्ट हैव टेकन दिस डायरेक्शन एज नेगेटिव एंड दिस डायरेक्शन एज पॉजिटिव, तब आप देखोगे कि आंसर आपको +3 kg मीटर पर सेकेंड मिला हुआ होगा। ठीक है, तो आंसर तो वो भी सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपने इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव लिया है तो डेल्टा पी आपको -3 की फॉर्म में मिलेगा, तो दोनों ही करेक्ट रहेंगे। गॉट इट? समझ गए? चल, समझ में आया? चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी इस तरह के हमने डिस्कस किए हुए हैं, उसी पे सवाल आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A bullet of mass 10 gram traveling horizontally with a velocity of 150 meter per second। तो हमारे पास क्या है यहाँ पर, एक बुलेट है, मास दिया गया है 10 ग्राम, कितने से ट्रैवल कर रही है 150 मीटर पर सेकेंड, स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक, है ना, ये देखो ये हमारा वुडन ब्लॉक मान लेते हैं, ये क्या है रेस्ट पे, तो U2 क्या ले लिया 0, U1 कितना है 150 एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.03 सेकेंड्स। अब हुआ क्या ना, पहले तो बुलेट चल रही थी कुछ वेलोसिटी के साथ, बट जैसे यहाँ स्ट्रक हुई तो वो रेस्ट पे आ गई, कितनी देर में 0.03 सेकेंड्स में। सो कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक। मेरी बात सुनो, जब ऐसा हुआ ना तो इन दैट केस व्हाट यू हैव ऑब्जर्व्ड कि ये ना बुलेट जैसे यहाँ आई ना 150 के साथ आई, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करके, ये देखो ये डिस्टेंस ट्रैवल करके फाइनली वो यहाँ पे रुक गई है, ठीक है ना, तो ये हम कह सकते हैं यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गई इसकी 0, इनिशियल कितनी थी 150। ऐसे थोड़ा ध्यान रखना है हमको। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? मैं दोबारा बता देती हूँ आपको ये पॉइंट कि हम एक तरह से पता है क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे ये वुडन ब्लॉक है ना, इस वुडन ब्लॉक में जब बुलेट जस्ट एंटर कर रही थी तब वो 150 की स्पीड से एंटर करी, बट हुआ क्या, ब्लॉक ने उसकी स्पीड को धीरे धीरे कम किया और फाइनली उसको 0 किया। तो वो पूछ रहे हैं आखिर कितने डिस्टेंस पे जाके वो 0 हुई, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है ना, कितने डिस्टेंस पे जाके उसकी वेलोसिटी 0 हुई, ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। तो देखो अब यहाँ पे हम लोग को d निकालना है, तो जैसा मैंने आपको सिखाया हुआ है v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड द थर्ड इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2s। ऐसे करके हम सबसे पहले तो इक्वेशंस लिख लेंगे। अब मुझे बताओ कौन सी इक्वेशन में हम लोग देख सकते हैं कि s इज गिवन सेकेंड एंड थर्ड। नाउ वी हैव टू डिसाइड कि सेकेंड लगेगी कि थर्ड लगेगी। चलो देखो, प्रॉब्लम इज दैट सेकंड में भी एक्सेलरेशन चाहिए और थर्ड में भी एक्सेलरेशन चाहिए, इसका मतलब हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, फर्स्टली वी नीड टू फाइंड द एक्सेलरेशन। चल एक्सेलरेशन निकालने के लिए v इक्वल्स टू u प्लस at लगाइए, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 0, इनिशियल कितनी है 150
एक्सेलरेशन हमें निकालना है कितनी देर में, 0.03 सेकेंड, ऐसे डाल दो बेटा। अब इसको यहाँ लेके आओगे तो ये -150 हो जाएगा, a इंटू 0.03। यस, अच्छा अगर इसका डेसिमल काटोगे तो ऐसा आ जाएगा। ओके चलो, अब बेटा ये देखो, इसको यहाँ ले जाते हैं, -150 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 3 विल बी योर एक्सेलरेशन। इसको काटेंगे तो कितने से कटेगा, ऐसे 50। सो यहाँ पर आंसर कितना आ गया, एक्सेलरेशन विल बी -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले तो आपने एक्सेलरेशन निकाल लिया, यू गॉट दिस पॉइंट। अब हमें क्या निकालना है, वी नीड टू फाइंड एस। तो एक काम करते हैं, ये देखिए थर्ड इक्वेशन को यूज करते हैं और उसमें वैल्यूज पुट करते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s। फाइनली क्या हो जाएगी, 0, बिकॉज वो रुक जाएगा। इनिशियली कितने से मूव कर रहा था, 150। एक्सेलरेशन अभी हमने निकाल ली है 5000 इंटू एस। समझ में, मतलब इस तरह से आपको करना है, ठीक है। अब 150 का स्क्वायर देखिए यहाँ पे बेटा, -150 इंटू 150, दिस वन विल बी 5 2 10, ठीक है, ऐसा आ जाएगा इंटू एस। माइनस से माइनस कैंसिल। देखो आप ना इसको इस तरह से सॉल्व कर लिया करो, पहले पूरा पूरा मल्टीप्लाई मत किया करो। देखो कैंसिल हो रहा है ना चीजें। अब देखो यहाँ पे ये 5 से कैंसिल होगा, 5 2 10, तो ये 20, 5 3 15 हुआ कैंसिल। फिर से देखो 5 3 15, 5 4 20। तो अब देख रहे हो कैसे फटाफट फटाफट कैंसिल हो रहा है। तो 3/4 सॉरी 9/4, 3 3 9, सो 9/4 विल बी योर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका 2.2 मीटर, ऐसा कुछ हम लिख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट हो गया, देखो। सो फर्स्टली दे आस्क्ड फॉर द डिस्प्लेसमेंट, वो हमने निकाल लिया कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल किया है। उसके बाद उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। फोर्स पूछा है, फोर्स। फोर्स कैसे निकालते हैं, फोर्स का फॉर्मूला होता है, यस बेटा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, F इक्वल्स टू ma। यस, तो एक्सेलरेशन तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, बहुत बढ़िया। और मास गिवन है 10 ग्राम व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू केजी लाइक दिस, एंड एक्सेलरेशन इज 5000। बेटा तो ये देखो ये कैंसिल, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा कि फोर्स विल बी -50 न्यूटन। तो देखा आपने, ये क्वेश्चन में भी हमने क्या किया, अपना पिछला वाला जो चैप्टर है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, उसमें इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज करते हुए पहले हमने फाइंड आउट किया एक्सेलरेशन, फिर हमने निकाला डिस्प्लेसमेंट, और फाइनली हमने निकाल लिया है फोर्स। सो दैट्स हाउ वी कैन फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आए हो। ध्यान से देख लीजिए, ये क्वेश्चन में हमने बोला था कि जो ब्लॉक है उसमें जब ये जाती है क्या, बुलेट, तो कुछ देर बाद, कुछ डिस्टेंस के बाद जाके रुक जाती है। वो डिस्टेंस हमें निकालना था, तो उसके लिए हमने एक्सेलरेशन निकाला, फिर डिस्टेंस निकाला, और फाइनली फोर्स निकाला। यस, समझ में आ गया, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। An object of mass 5 kg traveling in a straight line with a velocity of 10 meter per second। तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 10 kg और वो सीधी डायरेक्शन में जा रहा है with a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हुआ क्या, चलते चलते एक स्टेशनरी वुडन ब्लॉक था जिसका मास क्या है 5 kg। ये कैसा है बेटा, रेस्ट पे, तो हम कह सकते हैं U2 is 0, U1 is 10। तो क्या हुआ, उसके साथ जाके स्टिक हो गया। अब दोनों स्टिक होने के बाद साथ साथ चलने लगे, ठीक है ना, ये देखो। अच्छा, साथ साथ चलने लगे तो वेलोसिटी दोनों की कैसी हो जाएगी, सेम। यस, ये चीज हम कर चुके हैं ऑलरेडी, राइट, कि अगर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है मास 1 kg, सीधा सीधा चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, इससे जाके कोलाइड होता है स्टेशनरी ब्लॉक के साथ जिसका मास है 5 kg, तब दोनों साथ में चल रहे हैं। पूछा क्या है, टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट, मतलब इम्पैक्ट से पहले का मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, यानी 1 into 10, यानी कि 10 kg मीटर पर सेकेंड, ये इसका था। और इसका कितना होगा, m2 into u2, तो ये तो रेस्ट में है ना, तो कितना हुआ, 0। तो उसने क्या बोला, टोटल इम्पैक्ट, टोटल कोलिजन बिफोर इम्पैक्ट,
टोटल कोलिजन बिफोर इम्पैक्ट, तो वो तो हम देख ही सकते हैं, टकराने से पहले जो मोमेंटम है वो P1 प्लस P2 कहेंगे हम, ऐड करके जो है P1 हमने निकाला 10, P2 हमने निकाला 0, यानी कि टोटल कितना हो गया 10। सही है। और क्या पूछ रहा है, टोटल मोमेंटम आफ्टर द इम्पैक्ट। सही बात है। देखो बेटा, टोटल मोमेंटम आफ्टर द इम्पैक्ट का मतलब क्या होगा ना, ये वाला वो वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो ये दोनों साथ में चल रहे हैं ना, तो इन दोनों के मासेस को कंबाइन करना पड़ेगा, मतलब कि 1 प्लस 5 इंटू वी, ऐसा लिखना पड़ेगा। तो वो ना ये पूछ रहा है कि P बताना है, बट आपने देखा उसके लिए हमें क्या चाहिएगा, V निकालना पड़ेगा, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट द V, देन हम ये मोमेंटम बता सकते हैं। तो एक काम करते हैं ना, लेट्स अप्लाई, है ना, इसमें ना सबसे पहले क्या लगाते हैं, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ताकि हम क्या निकाल सके, हम V निकाल सके। आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ में आ रहा हो, क्योंकि V निकालेंगे तभी तो हम टोटल मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट लिख पाएंगे, है ना। चलिए, कैसे सिखाया था मैंने आपको, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2 करके लिख देंगे। ठीक है, फिर हमने क्या सीखा था कि ये वाला वेलोसिटी तो 0 है, ये तो रुक जाएगा, m1 इज 1, u1 इज 10, तो 1 इंटू 10 प्लस इक्वल्स टू, ये तो 0 हो गया ना, इसको हटा देते हैं। फिर इसका मास 1, वेलोसिटी कितनी v, इसका मास कितना 5, वेलोसिटी कितनी v, ऐसे लिखेंगे। सो दिस विल बी 10 इक्वल्स टू, ध्यान से देखिए, 5 प्लस 1 दैट इज 6v, तो v विल बी 10 बाय 6। ठीक है ना, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1.6 समथिंग आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, राइट। तो ये इतना सामने आया, तो यहाँ पे हमारी वेलोसिटी कितनी आ गई 1.6। तो अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 1.6 इंटू 6, तो यू विल फाइंड द आंसर इज अप्रोक्सीमेटली 10 ओनली, है ना। इसको मल्टीप्लाई करके 10 के इक्वल आएगा, और ये आना भी चाहिए। मेरी बात सुनो, एक आपको चीज बताती हूँ, एक बात सुनो, ये एक तो ना हमने ये प्रूफ कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस कि हमने वेलोसिटी निकाल ली, वो वेलोसिटी आप फॉर्मूले में पुट कर दो 6 इंटू वी, तो आपको 10 मिलेगा। और दूसरी बात ये रही कि हम यहाँ पे लॉजिकली भी तो बता सकते हैं कि जो टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन होगा ना, वो सेम होगा टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। यस, तो हम ये भी लिख सकते हैं, मतलब हमने दोनों तरह से प्रूव बोल दिया, हमने हमने अपने कंसेप्चुअली भी बोल दिया कि हाँ यार ऐसा तो होता ही है, ठीक है ना। और दूसरा हमने इसको सॉल्व करके भी दिखा सकते हैं, वेलोसिटी निकाल लो और उसमें वैल्यू पुट करके आप बता सकते हो कि ये 10 kg मीटर पर सेकंड ही आएगा, विच इज सेम लाइक दिस। गॉट इट, हो जाएगा, सही है। चल, तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरीवन देखिए ध्यान से, 2-3 सवाल रह गए हैं, सिर्फ फटाफट से कर लेते हैं। An object of mass 100 kg is accelerated uniformly from a velocity of 5 meter per second to 8 meter per second in 6 seconds. मास देखो लिखा है, जो जो गिवन है फटाफट लिख लेते हैं। ठीक है, u is 5 meter per second, v is 8 meter per second and time is 6 second. Everything is given, जो जो गिवन है लिख लिया। पूछा क्या है, इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी, m इनटू u, दैट मींस 100 इनटू 5। देखो कितनी आसानी से हो गया, क्या ही मुश्किल है इसमें। फाइनल मोमेंटम फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। कितनी है फाइनल वेलोसिटी 8, तो 800 kg मीटर पर सेकंड, आराम से हो गया, वेरी गुड। देखो बेटा, इनिशियल मोमेंटम आ गया, फाइनल मोमेंटम आ गया, फोर्स पूछ रहे हैं, कितना आसान। क्यों क्यों आसान, क्योंकि मैम फोर्स होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाय टाइम। अगर ये है 800, ये है 500 और टाइम कितना गिवन है 6, तो 800 माइनस 500 विल बी यस 300 बाय 6 which is equals to 50 न्यूटन। यस, कितना आसान है। देखो अगर आपने लिख लिया है वट एवर इज गिवन इन द क्वेश्चन, फटाफट लिख लो, इनिशियल मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, और उसी तरह से हम निकाल सकते हैं फोर्स। ठीक है, अरे ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना बड़ा क्वेश्चन है, थियोरी ही इतना बड़ा लिखा हुआ है, बट आंसर बहुत इजी रहेगा। देखो ध्यान से,
फटाफट से रीड करें सब बच्चे, क्वेश्चन क्या है, रीड इट। सो यस, पढ़ा आपने, ध्यान है आपको? एक बार मैंने आपसे क्लास में भी ये क्वेश्चन पूछा था कि अगर हमारी गाड़ी पे आके मच्छर टकरा जाए तो मच्छर तो मर जाता है, लेकिन हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तो क्या ऐसा है हमने मच्छर पे ज्यादा फोर्स लगाया और मच्छर ने हम पे कम फोर्स लगाया? इज इट? नो, दैट्स नॉट करेक्ट। जो इंसेक्ट होता है वो भी हम पे उतना ही फोर्स लगाता है जितना हमने इंसेक्ट पे लगाया है, बट जो ये फोर्स है ना, दैट इज नॉट सफिशिएंट सो दैट इट कैन हार्म अस। हमें हार्म करने के लिए या हमें मूव करने के लिए फोर्स सफिशिएंट नहीं होता, लेकिन इंसेक्ट को हार्म करने के लिए सफिशिएंट होता है, राइट? तो हम ये जरूर ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि राहुल ने एकदम करेक्ट रीजन दिया है और एक्सप्लेनेशन दिया है कि मोटर कार और इंसेक्ट एक दूसरे पे सेम फोर्स लगाते हैं, बट हमें मूव कराने के लिए, मोटर कार को मूव कराने के लिए एक अच्छा खासा सफिशिएंट फोर्स चाहिए होता है, एंड यहाँ पे आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी होल्ड करता है। सो दिस इज द वे यू कैन राइट द आंसर इन द एग्जाम। गॉट इट? चल, अगला सवाल देखते हैं। दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वैसे हम क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, बट एक बार और करा देती हूँ मैं आपको, जिसमें क्या बोला है कि अगर हमारे पास एक डंबल है जिसका मास 10 kg है, ठीक है, अगर ये डंबल कितनी हाइट से, 80 सेंटीमीटर की हाइट से नीचे गिर जाए तो ये कितना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा, है ना? कितना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा ये बताना है। तो बेटा मोमेंटम ट्रांसफर के लिए मतलब वो ये कहना चाह रहा है मोमेंटम ट्रांसफर कितना करेगा, मतलब मास इनटू वेलोसिटी। मास कितना है? 10। अब हमें ये सोचना है कि जब वो यहाँ पहुंचेगा तो वो कितनी वेलोसिटी से पहुंचेगा। वही वेलोसिटी आप यहाँ डाल दोगे तो आपको मोमेंटम पता चल जाएगा। नाउ यू हैव टू थिंक, ये वेलोसिटी निकालनी है। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 गिवन है, अगर एक्सेलरेशन g के इक्वल है, अगर डिस्प्लेसमेंट 80 सेंटीमीटर है, सोचो क्या कर सकते हैं। यस प्लीज बताइए। इसको आप 0.8 मीटर भी लिख सकते हो। बताइए क्या कर सकते हैं इसमें। वी कैन यूज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s। यस, वेरी गुड। तो यहाँ पे हमें v निकालना है, u क्या है 0, a क्या है g, और डिस्प्लेसमेंट कितना है 0.8, राइट? तो यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 10 इंटू 0.8, डेसिमल को काटोगे तो ये कट जाएगा ऐसे, 8 टू जा 16। तो बेटा v स्क्वायर कितना आ गया 16, तो v कितना आ गया √16। √16 मतलब 4 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हमारे पास वेलोसिटी आ गई है तो मोमेंटम भी आसानी से हम लिख सकते हैं, क्योंकि मास कितना गिवन है 10, वेलोसिटी कितनी है 4, तो आंसर कितना हो गया 40 kg मीटर पर सेकेंड। सी, तो आराम से हम ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आपने देखा होगा हमने बार बार क्या यूज किया है, सिर्फ वही जो फॉर्मूलाज हमने सीखे थे कि मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और फोर्स का फॉर्मूला चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। इसी के साथ पिछला चैप्टर मोशन स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करना जरूरी है, उसी से हमारे सवाल बनते हैं, राइट? सो आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। जो भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए आपको पूरा अच्छे से फिजिक्स के क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर विद फुल एक्साइटमेंट और बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ। तो चलिए अब मिलेंगे हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर के लिए नेक्स्ट क्लास में। टिल देन मजे करो, टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।